हम लोगों ने कल जो है वो कैपिटल गेन टैक्स का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन टैक्स जो है, जब आप अपना कोई भी एसेट सेल करते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, तो उस एसेट पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। यानी जब एक एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो उस पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ कैपिटल गेन टैक्स। फिर हमने अब वो टैक्स किस पर लगेगा, तो जब वो एसेट आप बेचोगे उसके बेचने पर जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज योर कैपिटल गेन टैक्स। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एसेट्स दो तरह के होंगे, एक होगा एग्जेम्प्ट एसेट्स यानी जिस पर सीजीटी नहीं चार्ज होता, और एक होंगे चार्जेबल एसेट्स जिन पर सीजीटी चार्ज होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है डेथ के टाइम पे कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो उस पे सीजीटी जो है वो चार्ज नहीं होता, उस पे आईएचटी यानी इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो चार्ज होता है। ठीक है। और इसके अलावा जब स्पाउस आपस में ट्रांसफर करते हैं एसेट का, या सिविल पार्टनर्स ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट का, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उस वो भी उस पर भी सीजीटी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे लोग जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, या जो आपकी चैरिटीज होती हैं, ये जब एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो इन पर चार्ज नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। बाकी तमाम लोगों पर, यानी जो यूके रेजिडेंट होगा, अब यूके रेजिडेंट कौन होता है उसका हम लोग कवर कर चुके हैं कि कब एक पर्सन जो है वो यूके रेजिडेंट कंसिडर होगा और कब एक यूके रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा। तो जब एक बंदा यूके रेजिडेंट कंसिडर हो जाएगा, तो उस जब वो अपना कोई भी एसेट बेचेगा तो उस पर सीजीटी चार्ज होगा। आपने ये याद रखना है कि जो सीजीटी है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, वो इंडिविजुअल्स पर भी चार्ज होता है और वो कंपनी पर भी चार्ज होता है। फिर इसके कंप्यूटेशन के बारे में हमने जब बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी चीज़ की जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो उठा ले और उसमें कॉस्ट टू सेल माइनस कर दे, जिसमें सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आप इंक्लूड नहीं करते, तो आपका चार्जेबल गेन आ जाता है। जब आपका चार्जेबल गेन आता है, उसमें से आपने अपनी एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करनी होती है, जो कि 3000 की फिक्स्ड होती है, तो आपका टैक्सेबल गेन आ जाता है। अब टैक्सेबल गेन पर अगर ये नॉर्मल एसेट्स पर आपका गेन आ रहा है तो इस पर बेसिक पे 10% और हायर पे 20% लगता है, और अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है तो इस पर 18% और 24% चार्ज होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें कैपिटल लॉसेस की भी जो है वो बात की थी, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। अब आज जो है हम मेजरली बात करेंगे रेजिडेंशियल की। ठीक है। मैंने कल आपको ये बताया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। एक आपका, अगर बेसिक बैंड रेट में आपका सीजीटी फॉल कर रहा है तो इस पर 18% लगेगा, और अगर हायर बैंड रेट में या एडिशनल बैंड रेट में आपका इनकम टैक्स फॉल कर रहा है, सॉरी, आपकी इनकम फॉल कर रही है, तो उस पर 24% लगेगा। ठीक है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप सेल करते हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल होती है, तो फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि मैंने जो है, लेट्स से 1 जुलाई 2024 को अपनी कोई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, वो मैंने अपनी सेल कर दी। ठीक है। जब आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उस टाइम पर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी आपका सीजीटी होता है। वैसे अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24। ऐसा ही है। फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल 24 से और खत्म होता है मार्च 25 पर, इस टाइम पीरियड में जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो आपका कब पेएबल होगा? वो पेएबल होगा 31 जनवरी 2026 को। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि आपका इस साल का जो सीजीटी है वो आपने कब पे करना होगा, यानी उसकी लास्ट डेट पेमेंट की क्या होगी? 31 जनवरी 2026। ठीक है। तो ये जो भी हम सीजीटी पढ़ रहे हैं, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने पे कब करना होगा? एट मैक्सिमम 31 जनवरी 2026 को।
अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि 1 जुलाई 2024 है हमारे पास, और उस पर हमने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करेंगे, तो जिस टाइम वो सेल होगा उस टाइम भी हमने कोई ना उस पर एक सीजीटी पे करना होगा। ठीक है। और इसको हम कहते हैं पेमेंट ऑन अकाउंट। यानी हमने ये बात कही कि जब आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल होगी, तो उस पर आपको पेमेंट ऑन अकाउंट देना पड़ेगा ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है। पेमेंट ऑन अकाउंट का मतलब है कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन हुई, ऑन द स्पॉट उस पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम का जब आप चैप्टर कवर अप कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब एक बंदे को सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलते वक्त ऑन स्पॉट उससे कुछ इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जिसको हम पेई कहते हैं, पे एज यू अर्न। इसी तरीके, और फिर वो पे एज यू अर्न कहां से डिडक्ट होता था? वो जब आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते होते थे, तो वहां से आपने ऑलरेडी पेड टैक्स जो था वो माइनस कर देते होते थे, तो आप टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर देते होते थे। इसी तरीके से जब आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपना जो है वो बेचोगे, तो ऑन द स्पॉट उस पर कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपको एचएमआरसी को विद इन 60 डेज नोटिफाई करना होता है। यानी ये जो आप पेमेंट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे करोगे, ये विद इन 60 डेज आपको एचएमआरसी को पे या नोटिफाई करना होता है कि भाई हमने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, उस पर ये कैपिटल और टैक्स जो है वो हमारा बनता है, और ये हम आपको पे कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी जब आपकी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके सेल होने के विद इन 60 डेज आपको एचएमआरसी को इस प्रॉपर्टी पर एक स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अब ये पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होता है, किन बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ये आपके एडवांस टैक्सेशन का सेक्शन है। सिर्फ टैक्सेशन में आपका क्या इंक्लूडेड है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक अमाउंट दे दी जाएगी कि भाई ये पेमेंट ऑन अकाउंट हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कर चुके हैं। ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब आपने क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आसान सी चीज है कि जब भी आपको क्वेश्चन में पेमेंट ऑन अकाउंट दे दिया जाए, तो देखो, जब आप अपनी सीजीटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, सीजीटी लाइबिलिटी का क्या मतलब है? जब आप अपनी सीजीटी के टैक्स रेट्स लगाकर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स बन रहा होता है, वो आप जब पे करते हो, सीजीटी लाइबिलिटी, फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं मेरी सीजीटी लाइबिलिटी है £10,000। ठीक है। इस सीजीटी लाइबिलिटी से मैंने लेस जो है वो कर देना है क्या? पेमेंट ऑन अकाउंट, सॉरी, मैंने लेस कर देना है पेमेंट ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और वो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं मैंने ऑलरेडी 3000 पे कर दिया था। यानी मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी? 10,000, जिसमें से 3000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो आप ये कह सकते हो सॉरी, कि आपका जो 7,000 रिमेनिंग है, वो आपका क्या है? वो आपका कैपिटल गेन टैक्स पेएबल हो जाएगा। और ये आपने कब पे करना होगा? ये आपने 31 जनवरी 2026 को पे करना होगा। ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि देखो, जब आप अपनी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करोगे, उसके सेल करते वक्त आपको कुछ टैक्स पे करना है, जिसको विद इन 60 डेज आपने एचएमआरसी को पे करना होगा। इसको हम कहते हैं पेमेंट ऑन अकाउंट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और जब आपने पेमेंट ऑन अकाउंट पे कर दिया, तो जब आप सीजीटी कैलकुलेट करोगे, उसमें आपने अपनी लाइबिलिटी में से ये माइनस करके अपनी जो सीजीटी पेएबल है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। हम इसका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कैसे इसको हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, कैसे हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे, और फिर हम जो है इस पर आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने जो है वो रखता हूं, और इसको हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, चले। अब क्वेश्चन जरा देखिएगा। कहता है इन द टैक्स ईयर 2024 टू 25 जेन रियलाइज्ड द फॉलोइंग चार्जेबल गेन्स। अब उसके पास दो गेन्स है, ठीक है। आपने याद रखता है कि जब भी आपको कुछ, अच्छा, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो हमने कल मैंने आपको बताया था कि एक आप करते हो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, ठीक है, और कल जिस चीज की हमने बात की थी वो होती है सीजीटी कंप्यूटेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन केस अगर किसी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन में आपका एक ऐसा चीज आ जाती है जिसमें उसने आपको इनकम टैक्स भी दिया हुआ है और सीजीटी भी दी है, तो आपने दो कंप्यूटेशंस बनानी होंगी। आपने बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन अलग बनानी होगी और सीजीटी कंप्यूटेशन अलग बनानी होगी। इसका खास ख्याल रखिएगा, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब सीजीटी कंप्यूटेशन हम बनाएंगे तो उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अलग रखेंगे और बाकी जितने भी गेन्स हैं उनको अलग रखेंगे। अब वो कैसे रखेंगे तो आपने यहां पर ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो दो गेन्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला मैं यहां लिख लेता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, आपने पूरी फॉर्म्स कोशिश करनी है कि लिखनी है, ठीक है। पहले आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? आपने प्रायोरिटी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को देनी है। क्यों? क्योंकि आपने याद रखना है कि इसके टैक्स रेट्स जो है वो ज्यादा होंगे, तो हम जो हमारी एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट होती है ना वो पहले इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने लिख लिया और उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा है एंटीक टेबल, और मैंने यहां पर टोटल भी इनका लिखना होगा, ठीक है। अब देखें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अच्छा उसने हमें ना ऑलरेडी चार्जेबल गेन्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं, यानी उसने हमें वो डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। तो देखो मेरा जो चार्जेबल गेन है यानी सीजी जो मेरा बनता है वो इस केस में 34,000 बन रहा है, एंटीक टेबल के केस में 20,000 बन रहा है, तो टोटल मेरा हो जाएगा 54,000, ठीक है। अब देखो चार्जेबल गेन से क्या माइनस होगा? चार्जेबल गेन से आपने माइनस करनी है अपनी एनुअल एग्जेम्पशन। Kak bhai, sorry जी to जी, interrupt. That is 34,300. अच्छा ठीक है, सॉरी, 34,300 आपका जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 34,300 और ये टोटल हो जाएगा 54,300, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो अब देखो ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उस पर आपको टैक्स कौन सा पे करना पड़ेगा? 18 और 24, ठीक है। एंटीक टेबल ये तो अदर गेन्स में आ जाएगा, इस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10 और 20, वो तो चलो बात की बात है। अब क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो टैक्स रेट है वो ज्यादा होते हैं, इस वजह से हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। तो जब हम एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस करेंगे तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे कहां से माइनस होगी? वो प्रायोरिटी बेसिस पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से माइनस होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम पर्सनल अलाउंस करते होते थे, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि पर्सनल अलाउंस जो है पहले कहां से माइनस होगा? नॉन सेविंग इनकम से, फिर सेविंग इनकम से, फिर डिविडेंड इनकम से। इसी तरीके से एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से माइनस होगा, फिर आपके बाकी गेन में से माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जो आपके टैक्सेबल गेन्स यहां पर बनेंगे, मैं इसको टी जी लिख रहा हूं। ये आपका आ जाएगा 31,300, ठीक है। ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका जो है बन जाएगा, यहां पर भी 3,000 माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? टोटल 51,300, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो चीज हमने करनी है वो ये करनी है कि अब हम इसमें टैक्स रेट कौन से लगाएंगे। उसके लिए आप यहां पर जरा देखो कि वो ये कहता है कि जेन हैज टैक्सेबल इनकम ऑफ 28,700, यानी उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 28,700। अब बेसिक बैंड रेट की जब हम बात करते हैं, बेसिक बैंड रेट वो कितने का है? वो है 37,700 का। उसमें से तो 28,700 ऑलरेडी यूज हो चुका होगा, तो बेसिक बैंड रेट कितना बचेगा ये जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं प्लीज, कि बेसिक बैंड रेट कितना बचता है? 9,000 बचेगा इसमें या 8,000? ये
बन जाएगा, ये 9,000 बच जाएगा। देखिए 9,000 ही बचता है। यस सर, 9,000। अच्छा ठीक है चलो। इसका मतलब है बेसिक बैंड रेट में कितना बच रहा है, 9,000 का बच रहा है, राइट। तो अब आपने ये बात ध्यान से सुननी है यहाँ पर, जो मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखो अब आपके पास दो तरीके के गेन्स है, एक रेजिडेंशियल गेन है और एक अदर गेन है, ठीक है। नॉर्मल गेन जिसको हम कह देते हैं। आपने क्या करना है, नंबर वन, सबसे पहले ये जो 20,000 था ना, इसमें इसको आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपका, सॉरी, जो आपका नॉर्मल गेन जो है वो आपका सबसे पहले यहां पर टैक्स होगा। एनुअल एग्जेम्पशन के केस में सबसे पहले एग्जेम्पशन कहाँ जाएगी, रेजिडेंशियल पे जाएगी। लेकिन टैक्स के केस में सबसे पहले आपका अदर गेन्स आपके टैक्स होंगे। तो 20,000 में, सॉरी, 20,000 में हमारे पास जो है, एक मिनट, मुझे बस एक मिनट दे दें प्लीज। अच्छा चल, अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो है, ये हमारा अभी एंटीक टेबल जो है ये नॉर्मल गेन होगा ना, तो इस पे ये फर्स्ट बैंड में लाई कर रहा है तो 10% लगेगा, राइट? जी जी, ऐसा ही है। ठहने एक मिनट, मुझे लगता है मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। मुझे बस एक मिनट दें, मैं इस मेरी स्क्रीन जो है ना यहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, मैं इसको ठीक करता हूँ, बस एक मिनट दे दें। अच्छा मुझे बस एक मिनट दें, मैं से असल में पेन की चार्ज खत्म हो गया है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ बस। मैं आपको यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है वो करवा रहा था। अ, अच्छा यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वो थी, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें इसको देख लेते हैं। अब असल में वो मेरे पेन की चार्ज खत्म हो गई है, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। अच्छा, देखिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी 31,300 की, ठीक है। और अदर गेन्स आपके यहाँ पर आ गए 20,000 के, जो एंटीक टेबल का था।
आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से अपनी एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस कर दी 3000 की, ये वाली। ठीक है, तो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन आ गया टैक्सेबल 28,300 का। और अदर गेन्स आपके एज इट इज आ गए 20,000 के। अब हमने जो वर्किंग की थी वो ये की थी कि उसने आपको कहा है कि 28,700 जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम है, विच मीन्स आपका बेसिक बैंड रेट जो है वो इतना यूटिलाइज हो चुका होगा। तो जो रिमेनिंग बैंड आपके पास बचेगा वो बचेगा 9,000। अब यहां पर जो आपने बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि आपके जो अदर गेन्स होंगे वो आपके पहले टैक्स किए जाएंगे और उसके बाद आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स किया जाएगा। तो देखो, जो 9,000 आपका बेसिक बैंड रेट का बचा है, वो 20,000 में से 9,000 पर 10% लग जाएगा। ठीक है, बाकी पीछे बचा 11,000, वो आपका उस पर 20,000 का टैक्स लग जाएगा। और ये जो आपका जो है बचा है 28,300 रेजिडेंशियल का, इस पर आपका जो हायर बैंड रेट है रेजिडेंशियल का वो 24% टैक्स हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपने ये चीज जो है वो इसकी बतानी होगी कि ये जो आपने पहला वाला लिया है ये अदर का लिया है, दूसरे वाला भी अदर का लिया है, और बाकी आपका जो है वो रेजिडेंशियल का है। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर इसमें बतानी होगी। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, 9,000 को 10 से किया तो 900 आ गया, 11,000 को 20 से किया तो 2200 आ गया, और 28,300 को 24% से किया तो 6792 आ गया। ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो कितनी बनी थी, 9892 बन गई। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, Jane estimated the CGT due and made a payment on account for 7860। जेन ने जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की थी तो उस पर जो उसने पेमेंट ऑन अकाउंट की थी वो कितनी की थी, 7860। यानी 9892 की सीजीटी लाइबिलिटी में से वो 7860 पे कर चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने 9892 की सीजीटी लाइबिलिटी में से पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 7860 लेस कर देनी है, और आपका जो सीजीटी पेएबल हो जाएगा वो 2032 बन जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई कि कैसे आपने पेमेंट ऑन अकाउंट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चले जी, ठीक हो गया। चले अब हम आगे चलते हैं, और आगे अब इसकी टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग 5 आ रही है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसकी टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग 5 जो है वो सॉल्व करें, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपको समझा देता हूं, बड़ी ही आसान सी बात है। देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी आ रही है 7300 की, नेकलेस आपका 20,000 का है, लैंड आपका 10,000 का है। उसने ऑलरेडी आपको ये चार्जेबल गेन्स कैलकुलेट करके दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हेड बना लो, फिर उसके बाद अदर गेन्स का हेड बना लो। अदर गेन्स में नेकलेस और लैंड दोनों आ जाएंगे, और रेजिडेंशियल में 7300 की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करो रेजिडेंशियल में से, एक फिर थर्ड कॉलम टोटल का भी बना लो। ठीक है, उसके बाद आप ये असेस करो कि कितनी इनकम बेसिक बैंड में आएगी। वो आपको बताई हुई है कि देखो, his only income was employment income of 44,270, and he paid contributions of 4,000 into his personal pension during this। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 4,000 क्या है, ये 4,000 जो है वो नेट अमाउंट है। आप इसका ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करो, अपने बैंड्स को इंक्रीज करो, और असेस करो कि उसके जो है कितनी इनकम जो है उसकी बेसिक में जाएगी और कितनी उसके हायर में जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमने कल भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन भी किया था। और फिर जब आपका हो जाए तो मुझे इसके आंसर्स प्लीज बताइएगा। तो प्लीज इसको कंटिन्यू करें। फिर तो यहाँ लिखने की तो अच्छा। जो हमारा सीजीटी जो आएगा उसके बाद हम इसको पी और ए को लेस करेंगे ना। जी। हाँ, तो पेबल मेरा जो आ रहा है वो 35,000 आ रहा है। अच्छा, चले देख लेते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल गेन अब आपका, आई गेस आपको समझ तो आ गया करना कैसे। तो मैं बस ये ना लाइन वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरी नहीं है लिखने के लिए। तो रेजिडेंशियल गेन देखो, आपका आ गया 125,000, ऐसा ही था। मैंने उसमें कहा कि आपने अपने कैपिटल लॉसेस माइनस करने हैं 5,000 का, और देन आपने कैपिटल लॉस माइनस करना है 10,000 का। तो रेजिडेंशियल गेन कितना आ जाएगा,
110, ऐसा ही है? जी यस सर। ठीक है। इसमें से एनुअल एग्जाम्पशन अमाउंट माइनस की 3000 की, तो ये कितना आ गया? 107,000। और फिर इसमें ब्रॉड जी फॉरवर्ड लॉसेस माइनस किए 9000 के, तो ये कितना आ गया? 98,000, ऐसा ही है? जी जी अदर गेन्स की जब हम बात करेंगे तो अदर गेन्स है आपके 12,000 का अदर गेन है। और हाँ, बस 12,000 का अदर गेन ही आ गया आपके पास। यही बना, ऐसा ही है? जी अच्छा, अब देखो उसने क्या बोला है, अहमद इज अ हायर रेट टैक्स पेयर। हायर रेट टैक्स पेयर का क्या मतलब है कि उसका बेसिक बैंड रेट जो है वो फिल हो चुका होगा। आपने अपनी इनकम सारी की सारी कहाँ लेके जानी है? हायर बैंड रेट पे लेके जानी है। तो इसका मतलब है कि जो 98,000 होगा उस, सॉरी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा अदर गेन है 12,000 का, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 20% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। देखो, हायर उसने लिखा हुआ है ना कि हायर रेट टैक्स पेयर। हायर रेट का क्या मतलब है कि उसका बेसिक बैंड रेट तो पूरा ही फिल हो चुका होगा, हमने बेसिक में जाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे अदर गेन्स को 20% से, क्योंकि हायर रेट की बात हो रही है। और रेजिडेंशियल गेन है हमारे पास 98,000 का। इसका हायर क्या बनेगा? इसका हायर 24% होता है। तो आप इसको 24% से मल्टीप्लाई करो। तो जरा कैलकुलेट करें कि 12,000 का 20% ये बन जाएगा। रुकिए, मैं कैलकुलेट करने दें, किधर है मेरा सर कैलकुलेटर? 2400। हाँ ठीक है, ये बन गया 2400। ठीक है, और इसका जरा 24% कितना बनेगा? 98 का। जी जी, 98,000 का 24%। सर 23,520। 23,520, ठीक है। तो आपकी सीजीटी लाइबिलिटी कितनी बन गई? दोनों को कैलकुलेट करें। 25, 5,920। 25,920, ठीक है। इसमें से आपने लेस करना है अपना पेमेंट ऑन अकाउंट, वो कितना था? 25,920। इसका मतलब है यस सर। आपकी सीजीटी पेएबल कितना बनेगा? वो आपका जीरो बन जाएगा। तो आप यस समझ सर। में आया? यस सर। आप मुझे बताओ क्या क्या गलतियां थी आप लोगों की? सर वो मेरी कैलकुलेशन में गलती थी, पहले 125 में से मैंने सिर्फ 10,000 माइनस किया सर। हाँ देखो, आपने दोनों माइनस करने थे। अली, आपकी क्या गलती थी? जी अली, आपकी क्या गलती थी? नहीं ये इसको हम ये जो हमारा ओजी है नॉर्मल गेन और आरजी इसको ऐड नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इनको अलग अलग करना है ना। देखो, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि इनके अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो इनको अलग अलग कंप्यूट करना है। हाँ बेशक, आप टोटल का कॉलम जरूर बना लो अपने साथ, वो मतलब टोटल लिखने के लिए। लेकिन आपने इनको अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, इनके दो कॉलम्स बनाने हैं। रेजिडेंशियल गेन बिल्कुल अलग ट्रीट होंगे। और अदर गेन्स या नॉर्मल गेन्स आपके, चलो इसको अदर नहीं लिखते तो नॉर्मल गेन्स लिख लो, ये अलग ट्रीट होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इनके टैक्स रेट्स ही डिफरेंट है, तो इनको आपको अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चल, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑन सीजीटी। तो वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस साल का पेमेंट आप, सीजीटी पेमेंट कब ड्यू होगी? ऑन 31 जनवरी फॉलोइंग टैक्स ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अक्सर एमसीक्यू में वो आपसे पूछता होता है। और जब वो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आपको सीजीटी पे अगर दे देगा तो वो एक नंबर इसका जरूर लिखेगा कि ऑल्सो स्टेट दैट व्हेन दिस सीजीटी इज पेएबल। ठीक है, तो आपने ये डेट जरूर याद रखनी है। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद जो है, हम बात कर लेते हैं इस अंडरस्टैंड टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की। तो वो कहता है, ईवी सोल्ड अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर दिस मच, ओके। शी हैड acquired the building for 80,000 in June 2006 and had extended it at a cost of 30,000 in June 2008। आप अपने पास सबसे पहले इसका चार्जेबल गेन निकाल के मुझे बताएं। इस वाले
जो डिस्पोजल है इसका चार्जेबल गेन निकाल के अपने पास लिखें और मुझे बताएं कितना आ रहा है। हम इसको इसी तरीके से साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। जी बताइएगा, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि अदर गेन्स या नॉर्मल गेन्स की में इंक्लूड किया जाएगा, इसका चार्जेबल गेन कितना आ रहा है? अच्छा जी। देखिए इधर सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात होगी। ठीक है, आप भी अपने पास प्लीज इसको सॉल्व करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने कितने की बेची? 641,000 की बेच दी। ठीक है, उसमें से आपको खरीदी कितने की थी? 80,000 की खरीदी थी, और उस पर 30,000 की आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर दिया। तो ये आपका जो फाइनल गेन इस पर बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 531,000 का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका जो गेन बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर वो कितना बनेगा? वो बनेगा 531। चले आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है, ईवी ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ अ पेंटिंग ऑन 1 सितंबर 2024 फॉर 20,000 incurring auctioneer fee of 1%. She had acquired the painting for 35,000। अब अगर हम पेंटिंग की बात करें, तो पेंटिंग के केस में उसने पेंटिंग कितने की डिस्पोज की? 20,000 की डिस्पोज की। ठीक है, और उसने खरीदी कितने की थी? 35,000 की पेंटिंग खरीदी थी, और 1% उसने ऑक्शनर फी भी लगाई। तो 20,000 का 1% कितना बना? 200 होता है, राइट? तो इस पर आपको कितने का गेन मिलेगा? तो ये तो चलो लॉस हो जाएगा आपका। तो ये आपका बनेगा 20,000 माइनस 35,000 माइनस 200, दैट इज 15,200 का लॉस। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 15,200 का आपके पास लॉस आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, इसी साल आपको एक गेन भी हो रहा है, इसी साल आपको एक लॉस भी हो रहा है। क्योंकि दोनों नॉर्मल गेन्स कंसिडर हो रहे हैं, रेजिडेंशियल की यहां बात नहीं हो रही, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं? नेट गेन। तो नेट गेन मेरा कितना बनेगा? 531,000 में से मैं 15,200 माइनस कर दूंगा। 531,000 माइनस, आप अपने पास प्लीज जरूर साथ साथ कैलकुलेट करें, ये बन जाएगा 515,800 आ गया। ठीक है, तो मतलब मेरा नेट गेन कितना बन गया? ये चार्जेबल गेन, नेट चार्जेबल गेन, CHARG, नेट चार्जेबल गेन मेरे पास बन गया 515,800 का। अब करंट ईयर लॉसेस, सॉरी ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट कितने की है? 3,000 की, वो इसमें से माइनस कर दूंगा, जैसे आपको पता है हम करते हैं। तो मेरा और इसमें से मेरे जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ओहो सॉरी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वो कितने का आ रहा है? 15,300 का, ऐसा ही है। तो 15,300, ठीक है। तो मैं
तो मेरा जो टैक्सेबल गेन बनेगा, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछें। तो वो बन जाएगा, मैं 5 15 800 में से पहले 3000 माइनस करूंगा, ठीक है। 5 12 800 आया, और फिर मैं 15 300 जो है वो माइनस 15,300 जो है मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा टैक्सेबल गेन कितना आया? 497,500 का। अब ये जो मेरा टैक्सेबल गेन आया है ये नॉर्मल गेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहां पर रेजिडेंशियल की बात नहीं हो रही। ये मेरा कौन सा गेन है? ये मेरा नॉर्मल गेन कंसिडर हो रहा है। अब आप क्वेश्चन में जरा देखें, क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि उसकी इनकम कितनी है। उसकी इनकम जो है वो 4270 है। इसका मतलब है उसका तो बेसिक बैंड रेट तो पूरा का पूरा 37,700 का फिल हो गया होगा, राइट। और वो कौन सा पेयर है? वो हायर रेट टैक्स पेयर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 497,500 को सारा का सारा 20% पे टैक्स कर दूंगा। क्योंकि क्यों टैक्स करूंगा? क्योंकि वो हायर रेट टैक्स पेयर है। तो 49,7500 का मैंने 20% कंसिडर किया, तो वो मेरे पास बन रहा है 99,500। तो 99,500 मेरी क्या है? सीजीटी लाइबिलिटी है, और यहां पर पेमेंट ऑन अकाउंट थी नहीं, तो मेरी यही सीजीटी पेबल भी हो जाएगा। और उसने पूछा है कि ये कब पे होगा, तो आपने याद रखना है ये पेएबल होगा ऑन 31 जनवरी 2026 को। मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। जी प्लीज दोनों बताएं कि बात समझ में आई है या नहीं। ये यस बाबू सर। जी। अच्छा ठीक हो गया, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम होपफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर पेमेंट देंगे। ऑन जी। पेमेंट ऑन अकाउंट जो है हम खुद भी निकाल सकते हैं ना वैसे तो। जी वैसे पेमेंट ऑन अकाउंट खुद निकलती है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हम टैक्स में नहीं पढ़ते, वो एटीएक्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट ऑन अकाउंट निकाल के दी हुई होगी उन्होंने हमेशा। ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में निकली हुई होगी हाँ ऑलरेडी, आपके ठीक। कोर्स में निकली होगी, वैसे इसको बकायदा निकालते होते हैं, और ये एटीएक्स में पढ़ते हैं इसको हम लोग। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं सीजीटी प्लानिंग अपॉर्चुनिटी। देखो, अब क्योंकि मैंने आपको, अब जब हम स्टार्ट के लेक्चर्स पढ़े थे तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे। मैंने आपको बताया था एक होती है टैक्स अवेजन और एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, राइट। टैक्स अवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क होता है? अब आप लोग बता सकते हैं अगर दोनों में से किसी को भी याद है तो। जी बताइएगा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन क्या होती है? टैक्स अवॉइडेबल तो अवॉइडेंस तो जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिनको, हम्म, ऐसे टैक्स। एग्जैक्टली। टैक्स अवॉइडेंस लीगल होती है, इसका मतलब है कि आप टैक्स रूल के लूप होल्स को यूज करके टैक्स अवॉइड कर दो। ठीक है। टैक्स अवेजन इलीगल होती है, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर टैक्स जो है वो नहीं पे कर रहे। तो जो टैक्स अवॉइडेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बेसिकली टैक्स प्लानिंग के तौर पे यूज होते हैं कि यार अच्छा, अगर इस साल मैंने 10,000 का टैक्स देना था, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये 10,000 का टैक्स या तो डेफर कर दूं या इस साल कम पे करूं। तो इस चीज को जो है ना टैक्स कंसल्टेंट्स जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो अब ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो उसने यहाँ पर ये आपको छोटी सी बात बताई भी है, इसको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्स में नहीं आती, ये एटीएक्स का हिस्सा होती है। ठीक है। देखो, if the annual exemption amount has already been utilized in a particular tax year, delaying the disposal of an asset until the following tax year will allow the offset of the later year annual exemption against any gain arising, and thereby saving on tax on a further 3,000। वो ये कह रहा है कि अज्यूम करो आपने साल के शुरू में अपना कोई कैपिटल जो है वो सेल किया, कैपिटल गेन आपका चार्जेबल आया, और उस और वो जो चार्जेबल गेन था उसने आपकी एनुअल एग्जम्पशन यूटिलाइज कर दी। अब देखो, अब अगर आप उसी साल कोई दूसरा जो है वो डिस्पोजल करोगे जिस पर चार्जेबल गेन आएगा, तो उस पर तो आपको एनुअल एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो एक ही दफा मिलती है आपको साल में, राइट। तो वो ये कहता है कि इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि अगर आपका वो जो सेकंड वाला डिस्पोजल है ना उसको अगले साल डिस्पोज कर दो।
तो क्या फायदा होगा? आपको इस साल डिस्पोज करने पर जो टैक्स 3,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा होगा एनुअल एग्जाम्पशन ना होने की वजह से, वो आप अगले साल की एनुअल एग्जाम्पशन उसमें यूटिलाइज कर लो। मिसाल के तौर पे, अगर आपने पहला वाला चार्जेबल गेन किया, दैट्स से मैं ये कहता हूं कि देखो, मेरा जो चार्जेबल गेन था वो है 12,000 का, ठीक है। उसमें से मैंने अपनी एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की 3,000 की, तो मेरा जो टैक्सेबल गेन कितना बना? 9,000 मेरा टैक्सेबल गेन बन गया। मैंने इसी साल मैंने जो है वो इसी साल अपना सेकंड चार्जेबल गेन किया जो कि था 5,000 का। अब देखो, इस 9,000 पर भी टैक्स लगेगा और इस 5,000 पर भी टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि एनुअल एग्जाम्पशन तो मैं एक ही दफा साल में यूज कर सकता हूं। लेकिन टैक्स प्लान कैसे हो सकता है यहां पर कि देखो, वो ये कह रहा है कि अगर आप ये जो CGT2 है ना, ये आपका कौन से साल का है? ये आपका 24-25 का है, ठीक है। कहता है अगर आप चार्जेबल गेन जो आपका डिस्पोज करना है 5,000 का, वो अगर आप 25-26 में ले जाओ, तो उस साल की जो एनुअल एग्जाम्पशन होगी 3,000 वो आपको मिल जाएगी। आपको कितना टैक्सेबल गेन लगेगा? 2,000 का। अगर आप अपना ये वाला 25-26 में ले जाते हो, तो आपकी टैक्स सेविंग कितने की हो गई? आपकी 3,000 की टैक्स सेविंग हो गई। आई होप सो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से वो कहता है इफ द इंडिविजुअल इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर एंड टैक्सेबल इनकम इज लोअर इन द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, delaying the disposal will mean that more of the basic band rate will be available and therefore more of the resulting taxable gain could be taxed at 10%। वो ये कहता है कि अगर इस साल आपकी जो बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है उसकी वजह से आपका बेसिक बैंड रेट रहता है अभी, यानी फॉर इंस्टेंस आपकी इनकम ही 10,000 बनती है, बेसिक बैंड रेट में तो 37,700 आ रही है, तो इसका मतलब है आप 27,700 तक के मजीद गेन्स इसमें लेकर आ सकते हो और वो आपके 10% पर टैक्स होंगे या 18% पर, राइट। लेकिन अगर आप हायर बैंड रेट टैक्स पेयर हो, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर अवॉइड करो कि आप इस साल कोई गेन्स ना करो, आप अगले साल गेन करो और अगले साल की बेसिक इनकम में अपने आप को टैक्स कर दो, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो है वो टैक्स सेविंग रूल्स थे। नंबर वन क्या था कि अगर आपने एनुअल एग्जाम्पशन ऑटोमेटिकली अभी ही यूटिलाइज कर ली है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, आप अगले साल अपने गेन्स ले जाओ ताकि अगले साल की एनुअल एग्जाम्पशन को यूटिलाइज कर सको। और दूसरा ये कि अगर किसी स्पेसिफिक साल में आपने बेसिक बैंड रेट यूज नहीं किया, तो उसको जाया वो तो जाया हो जाता है, तो इट्स बेटर कि उस साल ज्यादा गेन्स कर लो या ज्यादा अपने एसेट्स डिस्पोज कर लो अगर आपने करने हैं, ताकि आप लोअर टैक्स रेट से फायदा उठा लो। लेकिन अगर किसी साल आपका हायर टैक्स रेट आपने पेयर बन गए हो आप, तो उस साल आप अपने गेन्स ना करो क्योंकि अल्टीमेटली आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये बातें जो है उसने आपको बताई है। अच्छा, कैश फ्लो एडवांटेज क्या है? कहता है गेन्स रियलाइज्ड ऑन डिस्पोजल अप टू एंड इंक्लूडिंग 5 अप्रैल 2025 आर टैक्सेबल इन द टैक्स ईयर 24-25 एंड द एसोसिएटेड सीजीटीज पेएबल ऑन 31 जनवरी 2026। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025, यानी जिसको हम कहते हैं अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक जितने भी आपने अपने गेन्स किए हैं, उन सब का टैक्स कब देना पड़ेगा? आपको एक साल बाद देना पड़ेगा, दैट इज 31 जनवरी 2026 को देना पड़ेगा, ठीक है। इफ डिस्पोजल लेटर इन द टैक्स ईयर कैन बी डिलेड अंटिल 6 अप्रैल 2025। देखो, फॉर इंस्टेंस वो ये कहता है आप फेब्रवरी 2025 में एक डिस्पोजल कर रहे हो, यार 2 महीने रुक के डिस्पोजल करो, उसका टैक्स आपको जनवरी 2027 में देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर फेब्रवरी 2025 में अपना टैक्स पे सॉरी डिस्पोजल कर रहे हो, तो उसका टैक्स तो आपको 31 जनवरी 2026 में देना पड़ जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग, और ये बेसिकली आपके जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपने टैक्स क्लाइंट को इस तरीके की प्लानिंग्स बताते हैं, और ये सारी अलाउड प्लानिंग होती है। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, कि आप टैक्स लीगल तरीके से अवॉइड कर रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि आप टैक्स पे नहीं करोगे, आज भी पे करोगे, कल भी पे करोगे, सिर्फ उसमें टाइम डिलेज आप लेकर आ रहे हो, दिस इज अलाउड। लेकिन टैक्स ना पे करना, ये टैक्स अवेजन होता है और दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। सेलिंग एसेट्स इन ट्रेंचेस, ये हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और सेलिंग ट्रेंचेस का मतलब है कि आप अपने एसेट को हिस्सों में जो है वो बेचो। बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी जमीन है आपके पास, उसको अपने हिस्सों में बेच दो, तो आप उस पर कम टैक्स पड़ रहा होगा, ठीक है। आई होप सो
यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है जी। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 17 है वो कंप्लीट हो गया है। हम जल्दी से इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स करते हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाए इस चैप्टर का, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर। तो जल्दी से ये जो आपके सामने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 और 8 नजर आ रही है, इसको जल्दी से सॉल्व करें। बड़ी ही आसान अंडरस्टैंडिंग्स है, आंखें खोल के और ध्यान से सॉल्व करें ताकि इसके सही आंसर्स आए। तो जल्दी से इसको सॉल्व करें, फिर हम आगे चलते हैं। मुझे पहले टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 का आंसर बताइएगा, फिर 8 का आंसर बताइएगा। जी, पहले वाले में सिर्फ चार्जेबल गेन निकालना है। चार्जेबल गेन कौन सा होता है आपको फर्क पता होना चाहिए। चार्जेबल गेन बिफोर एनुअल एग्जाम्पशन होते हैं और टैक्सेबल गेन आफ्टर एनुअल एग्जाम्पशन होते हैं। क्वेश्चन में अक्सर वो आपको टैक्सेबल गेन्स दे देता है, तो आपने ध्यान से देखना होगा, फिर उसमें से आपने एनुअल एग्जाम्पशन अपनी लेस नहीं करनी होगी, ठीक है। तो इन वर्ड्स पे आपको जरूर ध्यान जो है वो देना है। और ध्यान कैसे आएगा, जब आप मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जी निकाल के बताएं चार्जेबल गेन कितना आ रहा है। सर ये सेलर इनकर्ड फीस जो है ये भी हमने माइनस करनी है या नहीं? सेलर इनकट फी, जी जी बिल्कुल, आप ये माइनस करोगे ना। 2400 की जो है। द सेलर इनकर्ड फी इन जून 2015 ऑफ 2400, और वो प्रॉपर्टी कब बेच रहा है, ऑन 23rd April 2024, एंड इट सोल्ड अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इट इज बिफोर एजेंट फी ऑफ दिस, दे हैव परचेज्ड द प्रॉपर्टी। जी जी, सेलर इनकट फी ये आप ये आपकी इंसिडेंटल कॉस्ट में कंसिडर कर दी जाएगी, ये आप माइनस करोगे। और फिर इसका ए आंसर आ रहा है 38520। जी अब्दुल सॉरी अब्दुल्ला कह रहा हूँ, अली आपका भी यही आंसर आ रहा है। जी। चले ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। वो कहता है ओवन हैज द फॉलोइंग चार्जेबल गेन्स एंड लॉसेस फॉर द टैक्स ईयर 23-24। आप अब इसमें देखो, 23 में आपके पास चार्जेबल गेन कितना है 10,000 का, और लॉसेस कितने हैं 21,600। तो सबसे पहले इस साल का नेट चार्जेबल गेन या लॉस निकालो, वो कितना बनेगा इस साल का। और 11600 वो गेन है या लॉस है। लॉस हो। लॉस लॉस। होगा। अब वो यस लॉस सर। क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कौन से साल में, 24-25, ऐसा ही है यस ना। सर। यस सर। अब इस साल आपके गेन्स है 7700 के और लॉसेस कितने हैं 1600 के। तो नेट चार्जेबल गेन या चार्जेबल लॉस बताओ इस साल का कितना आएगा। इसका 6100। 6100, ये क्या है, गेन है या लॉस है। सर ये गेन है। ये गेन है। आप लॉस कितना लेकर आ रहे हो पीछे से, 600। 11,600। आपके इस साल के गेन कितने हैं 6100, राइट। तो यस सर। 11,000 का जो आपका लॉस है उसमें से जितना गेन आया है वो निकाल दो,
बाकी लॉस अगले साल ले जाओ 25-26 में, तो 25-26 में कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? 5500। 5500। समझ में आया अली आपको भी ये? ये बाबू है। चलो, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 क्या कहता है? इन अगस्त, अच्छा ये खुद ही करें, बड़ा आसान सा है, जल्दी से इसको कंप्लीट करके मुझे आंसर बताएं। सर रीडेकोरेटेड कॉस्ट तो ये कैपिटल कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे ना? अच्छा जी, कौन सी वाली कॉस्ट आप पूछ रहे हैं? रीडेकोरेटेड, रीडेकोरेटेड। देखो रीडेकोरेटेड तो आपने याद है वो कौन सी कॉस्ट होती है? वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो तो प्रॉपर्टी इनकम से माइनस होती है। राइट, वो तो कैपिटल कॉस्ट नहीं होगी, यस। तो इसका मतलब है आप इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। यस सर। सर इसका ये आंसर और है। अच्छा जी जी, अली आपका भी क्या आंसर आया? जी अली आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल? बताइएगा कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होती हैं। हाँ जी, बताइएगा कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होंगी इसमें से। हाँ जी जनाब बताएं, कल बताया था मैंने। सर वो भी जहन में नहीं है कौन कौन सी थी। अच्छा देखें, आपको मैंने बताया था कि जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जो गिल्ड्स होती हैं, ये गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं, ठीक है, ये यस सर। एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक हो गया। और यस सर। इसके बाद बचा रिसीट ऑफ कंपनसेशन फॉर डैमेज गुड्स, ये हमारा आने वाला टॉपिक होगा इन कमिंग डेज। ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, इस पे लगता है कैपिटल गेन, ठीक है। तो और ये जो आपके बॉन्ड प्राइस होता है, इस ये एग्जेम्प्ट होता है आपका, तो आंसर इसका 1 2 3 है। गुडविल पर भी आपका कैपिटल गेन चार्ज होता है। ठीक है। चले, यस सर। लास्ट इसकी देख लेते हैं, हाउ मच कैपिटल गेन टैक्स इज पेएबल बाय पॉला फॉर द टैक्स ईयर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। और बड़ा ही आसान सा है, चार्जेबल गेन उसने बता दिया, देखो उसने लिख दिया बिफोर एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट। ठीक है, वो कितना है? 41,700। इट ऑल अरोज ऑन नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, का क्या मतलब है कि ये नॉर्मल गेन कंसिडर होगा, ठीक है। और उसकी टैक्सेबल इनकम 22,200 है।
आप 41,700 से पहले पहले एनुअल एग्जाम अमाउंट माइनस करो, ठीक है। माइनस करने के बाद कुछ हिस्सा बेसिक बैंड में फिल करो, बाकी हायर बैंड में फिल करो। 10% 20% टैक्स रेट लगाओ और उसमें कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर दो। मुझे इसका आंसर प्लीज बताइएगा कैलकुलेट करके। सर डी वाला आंसर 6190। 6190, अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अली आपका भी यही आंसर आया। आपका माइक म्यूट है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। चले, जी जी अफाक भाई। अच्छा ठीक हो गया। चले, यहाँ पर हमारा पास जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बड़ी ही बेसिक बातें हमने की है, सीजीटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेमेंट ऑन अकाउंट की हमने बात की, हमने कैपिटल लॉसेस की बात की। तो ये कुछ जनरल बातें थी जो हमने इस चैप्टर में की हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज, और उसका जो पहला एक दो टॉपिक्स है वो हम इसके कवर अप करने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ गेन्स अ स्पेशल रूल। और इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स। आज हम इसी को कवर अप करेंगे। कल हम पार्ट अफाक भाई डिस्पोजल, ये वाला कल ना कर ले सकते? बस ये पहले वाला टॉपिक हम आज करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेगा। पार्ट डिस्पोजल और चैटल्स ये हम इंशाल्लाह कल कवर अप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर बिटवीन स्पाउसेस एंड सिविल पार्टनर्स की जब बात होती है, मैंने पहले पहले लेक्चर में बता दिया था कि जब मियाँ बीवी आपस में जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करेंगे, या सिविल पार्टनर्स आपस में पैसे कह रहा हूँ एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, तो वो एट अ नो गेन या नो लॉस ट्रांसफर होता है। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ, हस्बैंड था, उसने 20,000 का एक एसेट खरीदा, ठीक है, और करंटली उस एसेट की मार्केट वैल्यू 30,000 है, लेकिन उसने वो एसेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उस एसेट को किस वैल्यू पर ट्रांसफर किया गया, 20,000 पर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो देखो, when an asset is transferred between spouse or civil partners, no gain or no loss arise on the transfer. Any actual proceeds are ignored. ट्रांसफरर इज डीम्ड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट एट एक्विजिशन कॉस्ट। यानी हम ये अज्यूम करेंगे कि हस्बैंड ने 20,000 पर ही अपनी वाइफ को वो एसेट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बड़ी इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। देखो, डेविड परचेज्ड सम ज्वेलरी ऑन अगस्त 2005 फॉर 50,000. In July 2024, he gave it to his wife Victoria when it was worth 200,000. देखो, डेविड ने खरीदी थी 50,000 की, और जब उसने अपनी वाइफ विक्टोरिया को दी तो उसकी मार्केट वैल्यू 200,000 थी। लेकिन क्योंकि उसने अपनी बीवी को ट्रांसफर किया है, तो वी विल अज्यूम दैट डेविड ने 50,000 की ही वैल्यू जो है वो अपनी बीवी को ट्रांसफर की है। तो देखो, 50,000 की प्रोसीड्स माइनस 50,000 की कॉस्ट, तो चार्जेबल गेन आपका जीरो हो जाएगा। तो वी अज्यूम दैट जो गेन जो आपका चार्जेबल सॉरी जो आपका ट्रांसफर होता है एसेट का बिटवीन स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स, वो नो गेन नो लॉस पे होता है। डेविड इज डीम टू हैव ट्रांसफर द एसेट एट एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जिस पर उसने खुद खरीदा। सो दैट नो गेन और लॉस अराइज ऑन द ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है कि विक्टोरिया के लिए उस ज्वेलरी की जो कॉस्ट है वो क्या कंसिडर होगी, 50,000। अब कल को जब विक्टोरिया अपनी ज्वेलरी बेचेगी, तो उस ज्वेलरी में वो कॉस्ट क्या कंसिडर करेगी, 20,000 की कॉस्ट जो है वो कंसिडर करेगी। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो याद रखना है, बस ये छोटी सी बात थी जो बतानी थी। याद रखना है कि जब भी हस्बैंड वाइफ या सिविल पार्टनर्स ट्रांसफर करेंगे, आपस में एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, तो वो नो गेन नो लॉस पे ट्रांसफर होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसकी जो कॉस्ट है वो वही कंसिडर होती है जब वो फर्स्ट टाइम वो अपना एक्वायर करते हैं। बस ये दो बातें आपने याद रखती है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दें, ठीक है। आपका ये काम है आज के लिए कि आपने चैप्टर 17 को थॉरोली रीड आउट करना है। काफी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उसमें। जितनी भी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स हमने की हैं उनको दोबारा रिवाइज करें, जो नहीं की उनको भी रिवाइज कर लें। एग्जेम्प्ट एसिड्स और चार्जेबल एसिड्स की प्लीज जरूर आपने जो है वो उसकी लिस्ट को याद रखना है कि कौन से एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से चार्जेबल होते हैं। इस पे थ्योरेटिकल एमसीक्यू आता होता है। आज ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर हो गई है। कोशिश कीजिएगा, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट सऊदीया, बट पाकिस्तान में समीर, अगर इस्लामाबाद में स्कैन्स हैं और रावलपिंडी में है, कोशिश कीजिएगा स्कैन्स इस्लामाबाद में जो लैब 1A है उनकी, उसमें अपना जितना जल्दी हो सकता है एग्जाम बुक करवा ले। बाद में सीट्स का काफी इशू हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि 15 अक्टूबर तक आप जरूर अपनी सीट जो है वो बुक करवा लें, अगर आप टेक्स का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो कल हम जी सर। इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो भी पढ़ा उसको जरूर रिवाइज करें, जो नहीं चीज समझ में आती उसको जरूर पूछें, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड कल भी हम 11 बजे ही टाइम रखेंगे क्लास का। और सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।